रात के 12 बज रहे थे। आसमान मानो कहर बरसा रहा था। मूसलाधार बारिश और कड़कती बिजली पूरे गांव को दहला रही थी। बिजली की चमक के बीच दो परछाइयां लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़ रही थी। ये थे 22 साल का राघव और उसका 16 साल का छोटा भाई मंगत। दोनों के कपड़े बारिश से पूरी तरह भीग चुके थे। ठंड से उनके बदन कांप रहे थे। राघव ने अपने सीने से एक पुराना लकड़ी का संदूक कसकर चिपका रखा था, मानो उसी में उसकी पूरी दुनिया और आखिरी उम्मीद बची हो। भैया, मेरी उंगली सुन्न हो गई है, बहुत ठंड लग रही है। अगर आज मुखिया काका ने भी मना कर दिया तो हम कहाँ जाएंगे भैया? इस तूफान में तो हमारा और कोई सहारा भी नहीं है। राघव मंगत के सिर पर हाथ फेरकर हिम्मत बांधते हुए कहता है, चुप हो जा मंगत, रो मत। जब तक तेरा ये बड़ा भाई जिंदा है तुझे कुछ नहीं होने देगा। मुखिया काका बहुत ही भले आदमी हैं, वो हमें इस बारिश में बाहर नहीं छोड़ेंगे। बस भगवान पर भरोसा रख, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। मंगत हवेली का बड़ा दरवाजा देखते हुए अपने बड़े भाई राघव से कहता है, लेकिन भैया, लोग कहते हैं कि इस हवेली के पीछे जो पुराना कुआं है वहां कोई नहीं जाता। मुखिया काका खुद रात को वहां जाने से डरते हैं। हमें यहाँ डर लग रहा है भैया। मंगत मेरे छोटे भाई, तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक तेरा बड़ा भाई तेरे साथ खड़ा है, मैं तेरे लिए हर मुसीबत से लड़ने के लिए तैयार हूँ। राघव मदद की आश लिए हवेली का दरवाजा खटखटाता है। कहानी 3 दिन पीछे जाती है। बाहर सुनहरी धूप खिली हुई थी, लेकिन इस छोटे से मिट्टी के घर में गहरा मातम पसरा हुआ था। कुछ ही घंटे पहले राघव और मंगत ने अपने माता पिता को हमेशा के लिए खो दिया था। दोनों भाई फूट फूट कर रो रहे थे। राघव अपनी माँ की यादों में खोया हुआ बैठा था, जबकि मंगत अपने पिता का लकड़ी का संदूक कसकर पकड़े था, मानो वही उनके माता पिता की आखिरी निशानी हो। तभी अचानक आंगन में भारी कदमों की आहट गूंजी। गांव का लालची जमींदार सुखन महतो अपने 2 लठैतों के साथ अकड़ते हुए घर के भीतर आ धमका। अरे ओ राघव, रोना धोना बंद कर छोरे। तेरे बाप ने बीमारी के इलाज के लिए मुझसे 50,000 रुपए कर्ज लिए थे। अब वो तो ऊपर चला गया अंगूठा दिखा के। अब वो पैसा कौन चुकाएगा? जल्दी बोलो भाया, मने तुम्हारे रुपये चाहिए, वो भी सूद समेत। राघव हाथ जोड़कर सुखन महतो से विनती करते हुए कहता है, जमींदार काका, अभी तो माई बाबू की चिता की आग भी ठंडी नहीं हुई। हम दोनों अनाथ हो गए काका। थोड़ा समय दे दो, मैं दिन रात मजदूरी करके आपका एक एक पैसा चुका दूंगा। अरे हट, तेरी मजदूरी से तो मेरा ब्याज भी नहीं निकलेगा। सीधे सीधे मेरी बात सुन। ये घर और इसके पीछे का 2 बीघा खेत अब मेरा हुआ। चलो निकलो अब यहां से। इतना सुनते ही राघव का छोटा भाई मंगत जमींदार से कहता है, नहीं जमींदार काका, ऐसा मत करो। हमारी माई की आखिरी निशानी मत छीनो। हम कहाँ जाएंगे? ये घर ही तो हमारा आखिरी सहारा है। जहां जाना है जाओ, दुनिया बहुत बड़ी है, कहीं भी अपना ठिकाना ढूंढ लो। लेकिन आज के बाद इस घर पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। लठैतों, इनका सामान बाहर फेंको और दरवाजे पर ताला जड़ दो। जमींदार दोनों भाइयों को धक्के मारकर घर से निकाल देता है। राघव अपनी पिता का वो पुराना संदूक सीने पर लगा लेता है और मंगत का हाथ पकड़कर कसम खाता है। रो मत मंगत, आज हमारा घर छूटा है, हमारा हौसला नहीं। मैं कसम खाता हूं माई बाबू की, एक दिन अपनी मेहनत से इस गांव में अपनी किस्मत बदल कर दिखाऊंगा। तुझे पढ़ाऊंगा और अपना खोया हुआ सम्मान वापस पाकर दिखाऊंगा। दोनों भाई चिलचिलाती धूप में पूरे गांव में काम की तलाश में भटकते रहे। सुबह से उनके पेट में अन्न का एक दाना भी नहीं गया था। भूख से मंगत के कदम डगमगाने लगे थे। तभी चलते चलते उसकी नजर रामू बनिया की दुकान पर रखी गरम गरम रोटियों पर पड़ी और वो अनायास ही वहीं रुक गया। भैया, कल रात से पेट में चूहे कूद रहे हैं, कुछ खाने को मिलेगा क्या?
रामू काका, छोटे भाई को बहुत भूख लगी है। मुझे कोई भी काम दे दो, दुकान की सफाई, बोरी उठाना, कुछ भी, बस बदले में 2 रोटी दे दो काका। रामू बनिया मुंह सिकोड़ते हुए राघव से कहता है, अरे जाओ जाओ राघव, आगे बढ़ो। अनाथों को काम पर रखा तो मेरा धंधा मंदा हो जाएगा। वैसे भी तुम दोनों की किस्मत फूटी है। जिसके माँ बाप अचानक चल बसे, उनके साथ रहने में अपशकुन है। आगे बढ़ो। मंगत उदास होकर अपने बड़े भाई राघव से कहता है, भैया, सब हमसे मुंह क्यों फेर रहे हैं? क्या अनाथ होना कोई पाप है? नहीं मंगत, हमारा कसूर सिर्फ इतना है कि आज हम मजबूर हैं, लेकिन ये मजबूरी हमेशा नहीं रहेगी। तू हिम्मत मत हार। चल, मुखिया काका के पास चलते हैं। शायद भगवान ने हमारे लिए उम्मीद का एक दरवाजा अभी भी खुला छोड़ रखा हो। कुछ पल बाद हवेली का बड़ा दरवाजा खुला। बाहर आते ही मुखिया काका की नजर दोनों भाइयों पर पड़ी। उनकी भीगी हालत, कांपते बदन और आंखों में बेबसी देखकर उनका मन भर आया। कुछ देर तक वे चुपचाप दोनों को देखते रहे, फिर भारी मन से उनके पास आ गए। अरे राघव, मंगत, तुम दोनों आधी रात को इस भयानक तूफान में यहाँ क्या कर रहे हो बबुआ? तुम्हारा बदन तो बारिश में भीगने की वजह से कांप रहा है। काका, अब इस दुनिया में हमारा कोई अपना नहीं बचा। हर किसी ने हमें ठुकरा दिया। अगर आप भी मना कर देंगे तो हम दोनों के पास जाने की कोई जगह नहीं बचेगी। बस आज की रात हमें कहीं आसरा दे दीजिए। भगवान आपका ये उपकार कभी बेकार नहीं जाने देगा। राघव, सुक्खन महतो ने बहुत अन्याय किए हैं। भगवान सब देख रहा है। उसके कर्मों का फल उसे एक दिन जरूर मिलेगा। मेरी हवेली में तुम्हें नहीं रख सकता, लेकिन खेत के आखिरी कोने पर एक पुरानी झोपड़ी है। अगर तुम्हें मंजूर हो तो आज से वही तुम्हारा ठिकाना है। सच में काका, भगवान आपका भला करे। मुखिया काका सख्त आवाज में कहते हैं, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर वो शर्त मंजूर हो तभी पैर आगे बढ़ाना। कैसी शर्त है काका आपकी? आप जो कहेंगे हम वो शर्त मानने को तैयार हैं। उस झोपड़ी के ठीक 50 कदम दूर एक पुराना कुआं है। रात के 8 बजने के बाद तुम दोनों में से कोई भी उस कुएं की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। चाहे जो आवाज सुनाई दे, चाहे जो महसूस हो, पैर उस तरफ नहीं बढ़ने चाहिए। अगर ये नियम टूटा तो उसी वक्त गांव से निकाल दूंगा। मंजूर है? राघव मंगत की तरफ देखते हुए कहता है, मंजूर है काका। हमें सिर्फ सिर छुपाने की जगह चाहिए। हम उस कुएं की तरफ कभी नहीं जाएंगे। सुबह की पहली किरण के साथ दोनों भाइयों ने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर दी। दोनों मिलकर झोपड़ी की सफाई में जुट गए। कोई टूटी खाट ठीक कर रहा था तो कोई आंगन से कचरा हटा रहा था। झोपड़ी भले ही छोटी और जर्जर थी, लेकिन दोनों के मन में पहली बार अपने सिर पर छत होने का सुकून था। भैया, ये झोपड़ी भले ही छोटी है पर अपनी है। अब जमींदार हमें यहाँ से नहीं भगा सकता ना? हाँ छोटे, मेहनत की रोटी में जो स्वाद है वो महलों के 56 भोग में नहीं। तो बस आज से अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। मैं मुखिया काका के खेतों में और गांव की मंडियों में काम ढूंढने जा रहा हूं। भैया, आप मेरे लिए बहुत कष्ट उठा रहे हो। मैं वादा करता हूं, खूब मन लगाकर पढ़ूंगा और एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनकर आपका नाम रोशन करूंगा। बस यही मेरी सबसे बड़ी कमाई होगी छोटे। चल, अब मैं काम पर निकलता हूं। झोपड़ी में ही रहना, बाहर मत जाना। इतना कहकर राघव काम पर निकल जाता है। रात गहरा चुकी थी। पूरे इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ था। झोपड़ी के अंदर एक छोटा सा दिया टिमटिमा रहा था। दिन भर की मेहनत के बाद राघव गहरी नींद में था। तभी अचानक मंगत की आंख खुल गई। उसे लगा जैसे बाहर से किसी के सिसकने की धीमी धीमी आवाज आ रही हो। पहले तो उसने इसे अपना वहम समझा, लेकिन अगले ही पल वही आवाज फिर सुनाई दी। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। भैया, ओ भैया, उठो ना।
क्या हुआ मंगत, काहे सोने नहीं दे रहा है? दिन भर बोरी उठाई है, बदन टूट रहा है। भैया सुनो तो, वो पुराने कुएं की तरफ कोई रो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बूढ़ा आदमी परेशान हो। राघव सावधान होते हुए मुखिया जी की बात याद करता है। चुप रहे मंगत, मुखिया काका ने क्या कहा था याद है ना? रात को उस तरफ ध्यान भी नहीं देना है। हवा चलती है तो पेड़ों के पत्ते हिलते हैं, वही आवाज होगी। सो जा और फालतू बातें मत सोच। लेकिन भैया, वो हवा की आवाज नहीं थी, वो तो जैसे किसी की रोने की आवाज थी। दिन भर अनाज की भारी भारी बोरियां ढोते ढोते राघव पूरी तरह थक चुका था। उसके माथे से पसीना लगातार टपक रहा था। जैसे ही शाम को काम खत्म होता है, वो अपनी मेहनत की मजदूरी लेने के लिए मालिक के पास पहुंच जाता है। मालिक, आज पूरे 8 दिन हो गए। छोटे भाई के स्कूल की फीस भरनी है और घर में राशन भी खत्म है। अगर मेरी मजदूरी के 300 रुपए मिल जाते तो बड़ी कृपा होती। कैसी मजदूरी बे? कल जो अनाज की बोरी फटी थी और 5 किलो गेहूं बर्बाद हुआ था, उसका हर्जाना कौन देगा? तेरी मजदूरी उसी में कट गई। भाग यहां से, दोबारा शक्ल मत दिखाना। नहीं मालिक, ऐसा मत कीजिए, मेरी गलती नहीं थी, वो बोरी पहले से ही फटी थी। मेरा भाई भूखा सो जाएगा मालिक, कुछ तो पैसे दे दीजिए। मालिक अपने नौकरों को इशारा करते हुए कहता है। धक्का देकर बाहर निकालो इसे, बड़बोला कहीं का। शाम को राघव खाली हाथ थका हारा झोपड़ी लौटता है। उसकी आंखें नम थी। मंगत घर के बाहर उसका इंतजार कर रहा था। उसकी नजरें भैया के हाथों पर थीं कि शायद आज कुछ खाने को आएगा। भैया आ गए आप? आज तो कुछ लाए होगे ना? पेट में बहुत आग लगी है। नहीं मंगत, आज मालिक ने पैसे नहीं दिए। उसने झूठ बोलकर मेरी पूरी मजदूरी काट ली। मुझे माफ कर दे छोटे, आज भी तुझे भूखे पेट सोना पड़ेगा। ये दुनिया बहुत जालिम है भैया। जो शरीफ होता है सब उसे ही दबाते हैं। मैं जा रहा हूं उस रामू बनिया की दुकान से अनाज चुराने। जब दुनिया हमारे साथ सही नहीं कर रही तो हम क्यों सीधे बने रहें? नहीं मंगत, तू ऐसा कुछ नहीं करेगा जिसकी वजह से लोग हमें चोर की नजरों से देखें। हम एक दिन भूखे सो जाएंगे, लेकिन ये चोरी चकारी करके अपने माँ बापू जी का नाम मिट्टी में नहीं मिलने देंगे। भैया मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा कभी ऐसा नहीं सोचूंगा। हम भूखे सो जाएंगे लेकिन गलत काम नहीं करेंगे। रात के 2 बजे थे। अचानक कुएं की तरफ से बहुत तेज आवाज आती है, जैसे कोई भारी चीज जमीन पर गिरी हो। भैया लगता है बाहर कोई मुसीबत में है, हमें चलकर देखना चाहिए। अगर कोई मुसीबत में है तो देखना पड़ेगा। चल मंगत, मेरे पीछे पीछे आ। मुझे माफ कर दो भगवान। मैंने अपने बेटों को पाल पोस कर बड़ा किया, इस उम्मीद में कि वो बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, लेकिन वो मेरी सारी जमीन जायदाद अपने नाम करा के मुझे इस सूनी हवेली में अकेला छोड़ गए। मैं गांव का मुखिया हूं, दुनिया के सामने हंसता हूं, पर अंदर से मेरा सीना फट रहा है। भैया मुखिया काका तो रो रहे हैं। कौन है वहां? सामने आओ। इतना सुनते ही राघव और मंगत मुखिया काका के पास जाते हैं। राघव, तुम दोनों ने शर्त तोड़ दी। अब मेरा वो रूप देख लिया जो कोई नहीं जानता। जाओ, सुबह होते ही मेरी जमीन छोड़ देना। काका, हम शर्त हार गए, जो सजा देनी है दे दो। पर आज समझ आया कि आपका दिल कितना भारी है। हमारे माई बाबू चले गए, हम अनाथ हो गए, और आपके बेटे होकर भी आपको अनाथ छोड़ गए। दुख तो एक ही है ना काका? मुखिया काका उनकी आंखों में निस्वार्थ प्रेम देखकर पिघल जाते हैं। मुझे माफ कर दो बबुआ, मैं दुनिया के धोखे से इतना डर गया था कि तुम्हारी मासूमियत नहीं पहचान पाया। अगली सुबह मुखिया काका राघव को काम देने का निर्णय करते हैं। राघव, मेरी हवेली के पीछे जो 10 बीघा बंजर जमीन है, क्या तुम उसमें खेती करोगे? हल बैल और बीज मैं दूंगा। मेहनत तुम्हारी होगी। अगर अनाज उगा दिया तो तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। काका, आप बस आशीर्वाद दीजिए, मैं उस बंजर जमीन से सोना उगाकर दिखाऊंगा।
दिन बीतते गए। राघव चिलचिलाती धूप में पूरे दिन काम करता, थक जाता, पर वो रुकता नहीं। 3 महीने बाद बंजर जमीन पर सोने जैसी गेहूं की फसल खड़ी थी। मुखिया काका की आंखों में खुशी के आंसू थे। तभी जमींदार सुक्खन महतो अपने लठैतों के साथ वहां आ धमकता है। वाह भाई वाह, मुखिया जी, आपको याद है ना, 5 साल पहले आपने ये जमीन मेरे पास गिरवी रखी थी। अब इस फसल और जमीन पर पहला हक मेरा है। लठैतों, काटो फसल और इन्हें बाहर फेंको। सुक्खन महतो, तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने धोखा किया है। रुक जाओ, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना जमींदार काका। ये देखो असली सरकारी कागज। मुखिया काका ने कभी जमीन गिरवी नहीं रखी, बल्कि तुमने धोखे से इनके अंगूठे का निशान लिया था। अदालत के इस नए आदेश के मुताबिक ये जमीन पूरी तरह मुखिया काका की है। तुम्हारा फ्रॉड अब खत्म। मंगत गांव वालों से कहता है, देखो गांव वालों, इस जमींदार ने मुखिया काका को ठगा था। सुक्खन महतो चोर है, इसे गांव से बाहर निकालो। सुनो गांव वालों, आज से ये दोनों भाई अनाथ नहीं है। आज से ये मेरे बेटे हैं और मेरी इस हवेली और जायदाद के असली वारिस हैं। साफ नियत, ईमानदारी और कड़ी मेहनत से इंसान अपनी किस्मत खुद बदल सकता है। धोखे और बुराई की उम्र छोटी होती है। अंत में जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है।